को ये जो यूजीसी है ना, हाँ। सरकार ऐसे जब भी लेकर आती है इस तरह का माहौल। नायब तहसीलदार कहाँ का? बाहर से हैं सर। कानूको कहाँ का? बाहर से। एसडीएम कहाँ का? बाहर से। डीएम कहाँ का? बाहर से। मतलब ये मेरे गांव के बारे में सोचेंगे? मतलब पूरे समाज को, सामाजिक जो ताना बाना है उसको तोड़ने का उद्देश्य है। आज हमारे साथ साठा चौरासी के एक ऐसे संघर्षशील और युवा सपूत हैं जिन्हें हम वीरेंद्र सिसोदिया के नाम से जानते हैं, जो कभी आरएसएस के कट्टर समर्थक रहे, भाजपा के झंडे और डंडे को कंधे पर साठा चौरासी क्या आसपास एनसीआर क्षेत्र में लेकर घूमते रहे। आज भाजपा की नीतियों से क्षुब्ध होकर वो जनता मोर्चा सरकार के देवेंद्र बलहारा के एक विशेष सहयोगी के रूप में जनता के बीच में है। और उनका यह मानना है कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है, यदि इसे बदलने का कोई मादा रखता है, यदि किसी के पास कोई विचार है तो देवेंद्र बलहारा हैं। देवेंद्र बलहारा राजीव दीक्षित के बाद एक ऐसी शख्सियत है जो सर्व ज्ञान रखती है, जिसका आईक्यू बहुत बड़ा है, जिसके नाम से भी सरकारों की कपकपी छूटने लगे, वो देवेंद्र बलहारा है। ऐसा भारतीय समाज की अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मानता है। आज उसी अंतिम पायदान की आवाज उठाने वाले व्यक्ति वीरेंद्र सिसोदिया हमारे साथ हैं। मैं वीरेंद्र सिसोदिया जी से यह जानूंगा कि साठा चौरासी की भूमि इतनी ऊर्जावान कैसे है कि यहाँ से एक के बाद एक हीरा निकलता है। कभी शिक्षा के क्षेत्र में, कभी खेल के क्षेत्र में, कभी राजनीति के क्षेत्र में, कभी सामाजिक क्षेत्र में। जब जब देश पर विपत्ति आती है, जब जब सरकारें स्वर्ण समाज पर ऐसे कानून बनाकर लाती हैं कि भाई उनका गला घोट दिया जाए, और अब की बार तो गला नाक बंद करके यूजीसी की एक पुड़िया सुंगाई जा रही है कि इस पुड़िया को देखो, भालो, इसमें है क्या, ये क्या तुम्हारे मुफीद है। तो इसी विषय पर आज मैं बड़े भाई और जनता सरकार के जो सेकंड पोजीशन पर जो माने जाते हैं वीरेंद्र सिसोदिया जी से कुछ बातें करते हैं। कैसे सिसोदिया जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपके दर्शकों को भी नमस्ते। धौलाना दर्शन परिवार की तरफ से मैं देवेंद्र सिसोदिया भाई साहब से क्षेत्र को रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये जो यूजीसी है ना, हाँ। सरकार ऐसे जब भी लेकर आती है इस तरह का माहौल, ये स्वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इससे संबंधित नहीं है। मतलब यूजीसी जो है ये पूरे समाज के लिए, ये पूरे समाज को बांटने का एक उद्देश्य है। मतलब पूरे समाज को, सामाजिक जो ताना बाना है उसको तोड़ने का उद्देश्य है। और इसके पीछे एक चीज और है, मैं बताऊं आपको। ये जो यूजीसी है, अब जो सरकार की जो इसके पीछे की नीयत है, जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र कुछ और है कि सत्ता में बैठे लोगों को चाहिए सत्ता जी, और सत्ता पे बने रहने के लिए जो देश को, ये देश के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इनको इसके पीछे देश बेचना है। अच्छा। हाँ, और समाज तो लग गया यूजीसी पर, सब लग गया, पूरा समाज यूजीसी पे लगा हुआ। उधर ट्रेड जो समझौता है उस पर अमेरिका से वो साइन कर दिया। किस तरह का समझौता? मैंने भी हाँ। ये जो मेन चीज है ना, ये जो यूजीसी आया है, ये तो कवरिंग फायर है जी। आपने देखा होगा, युद्ध की एक नीति होती है फौज की जी, पीछे आगे पैदल सेना चलती है। तो युद्ध का मतलब, युद्ध से जो नीति है, अभी किसी और नए युद्ध की तैयारी में सरकार? युद्ध की तैयारी है। अच्छा। ये पीछे जो आर्टिलरी होती है हमारी, वो पैदल सेना के पीछे से फायर करती है जी, और उस फायर के नीचे नीचे पैदल सेना चलती है। तो ये जो यूजीसी है कवरिंग फायर है। अच्छा। नीचे देश बेचने का समझौता है। अच्छा। अब इस देश के किसानों से, चूंकि 3 कृषि कानून जो आए थे, किसानों ने मिल करके सामूहिक रूप से दिल्ली को घेरा, सरकार को घेरा जी, तो वो कानून तो वापस लेने पड़े जी। तो जमीन लोगों की बच गई, किसानों की जी। लेकिन अब ये नया तरीका आया है कि लोग स्वयं ही इस जमीन को छोड़ दें, क्योंकि अब अमेरिका से जो अमेरिका का जो उत्पादन है वो भारत में आएगा। अच्छा। और इस समझौता हुआ है, ये समझौते की आपको कहाँ से भनक लगी? अरे वाह, ये मतलब जो रिसर्च करते हैं, जो समाज के इससे धरती से जुड़े हुए लोग हैं जी, वो देखते रहते हैं सब
क्योंकि हमको पता है हाँ। ये जो यूजीसी आया है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ा प्रोपगंडा है। प्रोपेगेंडा है। अब अच्छा। उधर तो ध्यान जा नहीं रहा लोगों का, जी। लोग यूजीसी में लग गए, आपस में समाज आपस में लड़ रहा है, मतलब एक दूसरे पर छीटाकसी कर रहे हैं, समाज को इधर लगा दिया है समाज को इधर लगा दिया। और वो अपना मीडिया, आप मीडिया देखो जी। मीडिया इतनी मैनेज है, हाँ। वो समझौते की बात नहीं कर रही है। मेन मीडिया जो है भारत की, हाँ हाँ, वो यूजीसी पे क्यों नहीं बोल रही? मैं कह रहा हूँ यूजीसी पे ही तो सारे जो है डिबेट चल रही है, सारे वो चल रहे हैं, लेकिन इस समझौते पे नहीं बोल रहे हो। जो देश बेचने का समझौता हो गया इसके पीछे वो मतलब समाज को उलझा दिया उन्होंने इसमें, जी। और देश बेचने का समझौता हो गया। अब किसानों को बर्बाद करना, किसानों से पूरी जमीन छीननी है। क्योंकि जब अमेरिका से यहाँ उत्पादन आएगा खेती का, तो यहाँ के उत्पादन को कोई वो आएगा सस्ता, तो यहाँ के उत्पादन पहले ही रेट नहीं मिल रहे लोगों को, तो नहीं मिलेंगे, तो किसान क्या है वो अपने आप छोड़ देगा। तो सरकार तो ये पिछले 10 साल से कि किसान की आय दुगनी करने का दम्भ भर रही है। अरे आप देख रहे हो, मेरे के पिता चौकनी करती सरकार ने, नहीं बता रहे हैं सरकार ना? तो जन क्या क्या दम्भ बढ़ती है। 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में जब से सरकार आई थी, और आज वो 250 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। कितना गुना, मतलब 60 साल में, 60-65 साल में तो 55 लाख करोड़, जी। और 2014 से अब 10 साल में, 10 या 12 साल में वो कितना गुना हो गया? काफी गुना, मतलब संख्या तो आप जानते ही हैं। 250 गुना, देख लो। तो इतना कर्जा बढ़ गया, तो किस दुगने की बात हो रही है? किसान क्या है, कौन सी दुगने की बात हो रही तो ये मतलब किसान की आय दुगनी होगी, किसान मजबूत होगा, युवा समृद्ध होंगे, रोजगार मिलेगा, वो सब के सब वादे कहाँ हैं? है? ये तो सत्ता पक्ष के लोग बताएंगे। सत्ता पक्ष से तो आप भी ये तो निरंतर सवाल कर रहे हैं। बड़े जो आज तक पिछले 12 साल में हाँ। आज तक जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की एक भी, जिसको मौन, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो सदैव मीडिया पे रहते हैं। क्या मीडिया पे रहते हैं, आप कैसे कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? पत्रकारों के बीच में कभी आया देश का प्रधानमंत्री? पत्रकारों कभी भी आया हो क्या साहब आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? तो पत्रकार ही जब वहाँ पहुंच रहे हैं, हाँ, मंच से वो रिकॉर्ड करते हैं, मंच से। हाँ। मन की बात हो, कुछ और बात हो, मतलब एक तरफा चलता है, सवाल पूछने की नौबत नहीं आती। मतलब सवाल पूछने की आजादी नहीं है। नहीं, आज सवाल वो तो आता ही नहीं है ना सवाल पूछने के लिए। अच्छा। अब आपने देखा होगा कल हाँ। संसद में, देखा नहीं, कल मैं नहीं देख पाया। कल मैं लोकसभा जो अध्यक्ष है जी, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति अभिभाषण पे समापन में प्रधानमंत्री को बोलना होता है, लेकिन उन्होंने कहा आकर के, जो लोकसभा स्पीकर है, मतलब ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जी। उसने कहा कि मुझे ये विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में आते तो उनके साथ अभद्र, अप्रत्याशित घटना हो सकती थी कांग्रेस सांसदों की तरफ से। अच्छा। ये बोला, इसलिए मैंने उनको सुझाव दिया कि आप ना आए। आप ना आए। अच्छा। ये बहुत बढ़िया है। देश के प्रधानमंत्री को देश की संसद में ही जब खतरा है, तो ऐसे, अब वो चीन का आया नहीं, वो जो विपक्ष का नेता वो लेकर के आया कि साहब चीन की सेना आई थी और जनरल ने बार बार पूछ रहा, तो इन पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं। वो कल अब जब संसद में ही वो विपक्षी सांसदों से खतरा है जिसको, तो चीन से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, उनसे जो दबाव पड़ेगा तो देख रहा है देश को। तो इसमें लोग तो उधर लग गए। यूजीसी कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मुझे एक बात बताओ, यूजीसी है, ये कुछ भी कानून बना दिया। अच्छा, ये कोई कानून ऐसा बना दें कि साहब माँ बाप की जो सेवा करेगा पुत्र, वो कानून के हिसाब से करेगा, तो क्या ये चल कर देगा कानून के हिसाब से? नहीं कर पाएगा। वो तो फर्ज, कर्तव्य होता है। वो तो कर्तव्य है। कुछ भी कानून बनाओ, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पिता पुत्र की जो संबंध है वो भावनाओं पे होते हैं, आधारित होते हैं। कोई कानूनन थोड़ी होगा। कानून नहीं हो सकते। एक पिता के, मैं ये मानता हूँ कि एक पिता की 4 संतान है। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 संतानों में एक पुत्र का भाव विशेष होता है, एक का अवशेष होता है। तो ये जो समाज को बांटने का जो इन्होंने ये किया है, समाज ऐसे थोड़ी बट जाएगा। ये आज की परंपरा नहीं है हमारे समाज की। समाज ऐसे नहीं टूटेगा, ये कानून बनाने से टूट जाएगा। समाज गांव आधारित चलता है। गांव में 18 जाति 36 बरादरियां होती हैं, आज भी है, और उनसे कितने प्यार स्नेह से चलता है। मैंने कहा दूसरी बरादरी का आदमी है, कितनी छोटी का है, गांव पूछते, गांव नेता से क्या लगते हैं तुम्हारे? चाचा, ताऊ, बाबा, या मेरा भतीजा लगता है, ये मेरा ये लगता है। तो ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये इनके कानून बनाए नहीं टूटेगा। तो भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए जो ये यूजीसी कानून लाया गया है, हाँ, मेरा मानना है, भटकाने के लिए ना, मेरा ये मानना है
मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, चाचा ताऊ भाई भतीजा सबके जो हमारे रिश्ते नाते रहते थे, अब इस कानून को लाने से वो बड़े प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं सामने वाले जो रहीम चाचा थे, अब उन्हें मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो रहीम चाचा वो वाला नहीं है, अब ये 2014 के बाद वाला चाचा है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2014 से पहले वाला चाचा कहाँ चला गया? वो गया नहीं, वो चला कहाँ जाएगा? नहीं, तो वही है। अरे वो तो भेज तो दिया। ये इनका प्रयास है हाँ, भेजने का, अच्छा। इनको लड़ाने का प्रयास है, इनको भिड़ाने का प्रयास है, भ्रमित करने का प्रयास है। अरे ऐसे थोड़ा, अब ये कानून बना दें, कोई बेटा जो है वो बेटा हो बेटी हो वो माँ बाप से दूर रहेंगे, अब मतलब कानून बनने से हो जाएगा? अरे कानून जनता के लिए होते हैं, जनता का कानून जो होते हैं जनता के हित के लिए होते हैं। और कोई जनता का गला काट लगा कानून बना के, तो जनता का काम है विरोध करना। अच्छा, कुल मिला के मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूजीसी के क्या दुष्प्रभाव हैं? यूजीसी के दुष्प्रभाव तब हैं जब हम अगर इनके झांसे में आ जाएं, तब तो उसके दुष्प्रभाव हैं। नहीं, हमारा जो समाज है उस शरीर को ध्यान में रख के बांटा गया है, शरीर को ध्यान में रख के। जिस तरह ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब जो पैर हैं, मुझको इस वैश्य को, क्षत्रिय को, अरे ब्राह्मण को, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बिना पैरों की वजह से खड़ा हूँ, पैर तो लेकर आए मुझे। मतलब शूद्र सबसे महत्वपूर्ण है। अरे सबसे महत्वपूर्ण है, स्किल है इसके पास, सारा ज्ञान स्किल तो इसी के पास है, शूद्र के पास है। शूद्र के पास। और शूद्र हमारा मतलब शरीर का, जैसे हमारे शरीर की संरचना है। एक मैं इसको विभाजित करने से पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये 4 वर्ण बनाए हैं और चारों ही वर्ण स्वर्ण है। हाँ। इसमें अगर भारत के किसी भी शास्त्र में, शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, ग्रंथ की नहीं कर रहा, ग्रंथ मानवकृत है, शास्त्र ईश्वरकृत है। किसी भी शास्त्र में अगर तुम ये दिखा दो कि ये वर्ण छोटा है, ये बड़ा है, ये उच्च है, नीच है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है, भारत के में किसी भी शास्त्र में नहीं है। अगर दिखा दो तो मैं चैलेंज कर रहा हूं उसको। सबसे महत्वपूर्ण है नीचे का शूद्र। शूद्र का मतलब उस शब्द से हम लगा देते हैं, चूंकि हमको ये भरमाया गया है कि शूद्र जो शब्द है वो कुछ छोटा है, वो नीचा है। नहीं, बिना शूद्र के तो ना तो वैश्य का कोई अस्तित्व है, ना क्षत्रिय का कोई अस्तित्व है, ना ही ब्राह्मण का कोई अस्तित्व है। चारों वर्ण यदि स्वर्ण है, हाँ, चारों ही वर्ण स्वर्ण है जी, किसी की भी अवहेलना उपेक्षा की नहीं जा सकती, अपूर्ण है, बिना एक के भी, बिना एक के भी अधूरा है शरीर। अब ये कोई अब ये तो घृणा फैलाने का, भाई जैसे आज ये फैला रहे हैं ऐसे ही हमेशा रहा है जी। तो जो भी सत्ता में होते हैं वो उनमें छेड़छाड़ करके ऐसे दुष्प्रचार करा करके समाज को बांटने का काम है, हमेशा से रहा। लेकिन समाज वो भगवान का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है, वो इनके बांटने से नहीं बटेगा। गांव आधारित जो हमारी व्यवस्था थी, अब ये यूजीसी पे जो चल रहा है बवाल, वो थोड़ा ये ध्यान दें। ये सारी जो योजनाएं, रणनीति बन रही है, ये हमको कंट्रोल करने के लिए बन रही है। जैसे बिजली नहीं है, अगर गांव को बिजली काट दी जाए, बिजली गांव के पास तो है नहीं, बिजली काट दी जाए तो पूरा गांव प्यासा, पानी नहीं है पीने के लिए, ये कंट्रोल होता। पानी कंट्रोल हो गया बिजली के माध्यम से। क्या कंट्रोल हो गया? पानी। बीज नहीं है किसी गांव के किसान के पास, कंट्रोल हो गया, कंपनी के पास है, बिजली कंपनी के पास है, बीज कंपनी के पास है, ट्रैक्टर। अब जो खेत जुताई होती है वो ट्रैक्टर से खेत जुतते बुतते हैं, तो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, डीजल पेट्रोल कंपनी के पास है। रोटी जो बनती है वो गैस पर बनने लगी, वो गैस कंपनी के पास है। सर्वर पैसा अपना, वो इंटरनेट के हिसाब से वो जुड़ गया। इंटरनेट काट दो, गैस बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, डीजल पेट्रोल बंद कर दो, बीज बंद कर दो, गांव परावलंबी हो गया। स्वावलंबी बनाने का जो सपना था, वो स्वावलंबी वो बनाने का जो संकल्प जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, जनता सरकार मोर्चा, उसका है ये रोटी बेटी माटी का सम्मान वापस दिलाना, जल जंगल जमीन और जानवर पर लोकल लोगों का निर्णय लेने का अधिकार देना, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजीवाद का खात्मा, समाज आधारित व्यवस्था, खेत खेड़ा खाप वाली जो व्यवस्था है उसको स्थापित भारत करना है। ध्यान इस पे देना चाहिए लोगों को, इनके बनाए हुए अनावश्यक
फिजूल समाज को बांटने वाले, समाज को तोड़ने वाले कानूनों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए समाज को। नहीं, यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये तो बना देंगे, फिर व्यवस्था बन जाएगी। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ गाँव आधारित व्यवस्था बना लो, ये घुटनों पा जाएंगे नीचे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहने का। ये गांव को क्या कर रहे हैं, गांव में संविधान लागू नहीं होता, गांव में भारत का कोई कानून लागू नहीं होता नहीं है। ग्राम सभा अपने आप में, ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है। हाँ। उससे बड़ी कोई सभा नहीं है। अपनी ग्राम सभा को स्थापित कर लो। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आप निकल कर आया। ग्राम सभा को हम स्थापित कर लें। हाँ? ग्राम सभाओं को ग्राम पंचायतों में तब्दील कर दिया। ग्राम पंचायतों में बनाने का जो ध्येय है वो है रूल ऑफ लॉ लाने का। गांव को जी, गांव जो चलता है वो रूल ऑफ नेचर से चलता है, रूल ऑफ नेचर से चलता हाँ, है। प्राकृतिक कानून। जी, अब गांव ग्राम सभा इतनी सक्षम कहाँ है सिसोदिया जी कि जो है अपने आप को आत्मनिर्भर कर ले, इसके लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। नहीं, ग्राम पंचायतों का गठन करने के बाद जो सरकार से धनावंटन होता है ग्राम पंचायत के विकास में, तो उसके लिए तो एक प्रॉपर संस्था है ना सरकार की। नहीं, मैं कह रहा हूँ गांव स्वावलंबी हो जाए, अपनी व्यवस्था अपने आप कर ले। टैक्स कौन ले लेगा उससे? बट टैक्स कैसे जाएगा? बट टैक्स क्यों जाएगा? अब इतना समय कहाँ है? एक तरफ तो हम जो है चांद की तरफ चल रहे हैं, चांद से भी आगे पहुंच रहे हैं, अब चांद से बहुत आगे पहुंच गए हैं। अब कल्पना यह है कि कैसे सूरज जो है हमारी मुट्ठी में हो जाए। ये संभव तो है या नहीं है वो तो भविष्य की पीढ़ियां बताएंगी। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 घंटे के काम को हम 4 मिनट में चाहते हैं, तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने में, गांव को स्वावलंबी बनाने में हम जो है पुरानी परंपराओं पर दौड़े, तो फिर तो हम तो वहीं के वहीं आगे। हम आगे नहीं जा रहे, ये बड़ी भूल है। हाँ, हम पीछे जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब 1947 में देश आजाद हुआ, इस देश में देशभक्त उस वक्त ज्यादा है या ज्यादा है? मुझे तो अब लगता कि मतलब देशभक्ति उस टाइम ज्यादा ही लोगों में है। जब हाँ। गोली खा रहे थे, फांसी चढ़ रहे थे, 7 लाख 7,32,780 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, तब जाके हमें ये हाँ बहुत जब है अभी आजादी मिली। हाँ, कोई जो आज के नेता है, उस दिन तो नेता जो है वो वेतन नहीं लेते थे, वो पेंशन नहीं लेते थे, वो तनख्वाह नहीं लेते थे, और वो देश के लिए जान न्यौछावर कर रहे थे। आज जो वेतन ले रहे हैं, देश की जनता से टैक्स लेकर के वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं, एक 10 पेंशन ले रहा है, 10 वेतन ले रहा है। तो ये जो सिस्टम है, नहीं, व्यवस्था तो भारतीय कानून में ये भी है कि ये विधायक एक बार चुन लिया जाएगा तो अभी पेंशन मिलेगी, 10 बार चुन लिया जाएगा तो 10 बार की मिलेगी। नहीं, उसमें वो ये है, अब का विधायक बना, हाँ। विधायक की पेंशन हो गई, फिर एमपी बन गया, एमपी की पेंशन हो गई, फिर कुछ और बन गया, उसकी पेंशन हो गई। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वहां नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप 2015 से 2020 तक विधायक रहे, आपकी पेंशन हो गई एक, आप पुनः यदि विधायक बनते हैं 2015 से 2020 वाले सेशन में, तो आपकी दूसरी पेंशन हो गई। हाँ, हो गई भाई। ये तो ऐसे ही भारतीय आपका जो विधान परिषद सदस्य था, मेरे जो संज्ञान में है कि ओम प्रकाश शर्मा जी जो शिक्षक संघ के नेता थे, उनकी 10 पेंशनें थी। हाँ, तो आप अंदाजा लगाओ। अच्छा, पहली बात तो ये, भारत सरकार कौन है? भारत सरकार कौन है? भारत सरकार, मैं तो ये जानता हूँ कि व्यवस्था का अंतिम आदमी भारत सरकार का हिस्सा है। देश की जो जनता है, मूल मालिक है, जो उत्पादक है, हाँ, वही भारत सरकार है मेरी नजर में तो। उस सरकार के प्रतिनिधि हैं। ये जो दिल्ली में बैठे, ये तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं, हाँ। एमएलए हो, एमपी हो, सरकार के प्रतिनिधि हैं। जनता सरकार। अच्छा, अब मैं समझा आपका मेथड कि आप जनता की सरकार देना चाहते हैं। जनता सरकार जी, जनता सरकार मोर्चा। एक बात बताओ, मेरे गांव में पटवारी बाहर से आता है जी। पटवारी के बराबर योग्य कोई आदमी नहीं है मेरे गांव में। बहुत है। सेक्रेटरी वो बाहर से आता है, उससे भी योग्य है। तो वो मेरे गांव के हित में करेंगे या लूटने के लिए करेंगे? तहसीलदार कहाँ का? नायब तहसीलदार कहाँ का? बाहर से हैं सर। कानूगो कहाँ का? बाहर से। एसडीएम कहाँ का? बाहर से। डीएम कहाँ का? बाहर से। मतलब ये मेरे गांव के बारे में सोचेंगे? नेता कहाँ का? नहीं, हर गांव पे तो एसडीएम और डीएम या पटवा वो कानून को नहीं बिठाया जरूरत नहीं जाएगा। है। अच्छा। अरे हमारे यहाँ शिक्षा गांव की, मुझे एक बात बताओ, मेरा गांव है, मेरे गांव में की जो पैदा हो रही है जनरेशन, वो मेरे गांव के हिसाब से तो परमात्मा पैदा कर रहा है उनको। उनको पूरी दुनिया पढ़ाई जाती है, उनको ये नहीं पता मेरे गांव की जमीन कितनी है, सरकारी जमीन कितनी, मतलब ग्राम सभा की जमीन कितनी है, मेरे गांव की जनसंख्या कितनी है, मेरे गांव में तालाब कितने हैं, मेरे गांव में चक्रोड कितनी है, मेरे गांव में स्त्री कितनी है, मेरे गांव में पुरुष कितने हैं, 18 साल से नीचे के ये कुछ नहीं पता। ना इतिहास पता भारत गांव का, मेरे गांव के बच्चे को मेरे गांव का इतिहास नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, मतलब उसको मेरे गांव साइंस नहीं पता, उसकी विशेषताएं नहीं पता मेरे गांव की,
लेकिन उसको अमेरिका की पता। तो उसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा तो पता है। यही तो है ना। हाँ। तो शिक्षा सिलेबस कौन बना रहा? मतलब गांव मेरा, सिलेबस बाहर का आदमी बनाएगा। मेरे गांव में नहीं है इतने पढ़े लिखे आदमी जो सिलेबस बनाते गांव का। तो शिक्षा, गांव शिक्षा, चिकित्सा, न्याय जो पंचायत करती थी हमारे यहाँ, मतलब जरूरत क्या है, हम अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। उसी के लिए जनता सरकार मोर्चा प्रयास लगा हुआ है इनके इन षड्यंत्रों से बाहर निकलने के लिए। जब अब क्या है, अब हमने मान रखा, हम ये हमसे पहले तो लेते हैं टैक्स, मतलब पहले तो जेब काटते हैं, लूटते हैं ये, और फिर हमारे लूटे हुए धन को फिर ये कहते हैं हम आपको ये दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, अपमान निधि कहूंगा मैं तो, किसान अपमान निधि। ये क्या है? आगे आने वाला इतिहास, ये क्या कहेगी सरकार? आगे आने वाले इतिहास हमारे बच्चों से, जो बच्चे आएंगे ना, अभी तो हमको पता है थोड़ी बहुत जो हमको पता सही बात। तो क्या कहेंगे, तुम पे अपनी लड़कियों के लिए शादी करने के लिए कुछ नहीं था, हम देते थे जब उस शादी होती थी। तुम पे अपने बड़े बूढ़े को खवाने के लिए कुछ नहीं, हम वृद्धा पेंशन देते थे। तुम्हारे पे अनाज नहीं था बच्चों को खवाने के लिए, हम राशन देते थे। ये जो आने वाली पीढ़ी है ना, तुम्हारे बुजुर्ग जो है हरामखोर थे, हरामखोर थे ऐसा कहेंगे ये जी, के बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था हम करते थे। तो मतलब आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की प्रक्रिया का ये हिस्सा है? 100%। आप ये मानते हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, मतलब जो आश्रित हमारे ऊपर है, हाँ, जो एक बार बोला था ना परजीवी, हाँ, परजीवी ये है, परजीवी देश की जनता को चूस चूस करके, लूट करके, कानून बना करके, उसको लूट करके, उसको तोड़ करके, उसको भ्रमित करके, उसको लूट करके फिर तुम देने वाले हो। मतलब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं हम, देश का प्रधानमंत्री। अरे राशन उगाया किसने? वो उससे लूटा गया, राशन को लूट करके और लिया। तो ये जो सरकारें चल रही हैं, सारी की सारे कानून, नियम, सारी व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई, जो उन्होंने अगले 1000 साल तक भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाई थी। चलिए, बहुत बढ़िया ये रहा, आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात भी हो गई। यूजीसी कुछ नहीं है, यूजीसी तो ऐसे ही है। यूजीसी तो देश को नहीं, यदि भाई साहब यदि यूजीसी लागू हो गई, सपोज कीजिए, या उसमें संशोधन हुआ है, लागू तो खैर वो जो संशोधन हो गया, तो क्या वो समाज के हित में हम जब नहीं करेगी? बनाएंगे अपनी गांव आधारित ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, ग्राम पंचायत को निकाल के बाहर करेंगे। ग्राम पंचायत को स्थापित करने का ध्येय ये है कि इनको गांव को, नहीं तो ग्राम सभा का अस्तित्व रहा कहाँ है? गांव सभा अस्तित्व का मिट नहीं सकता। गांव का हर वोटर 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, वो ग्राम सभा का स्थायी मेंबर है। स्थायी मेंबर, तो वो जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, चुना कोई नहीं जाता। आज कोई निर्णय लेना, ग्राम सभा का अध्यक्ष तो होगा कोई? नहीं, कोई नहीं, कोई बनता ही नहीं है। देखो मैं बताऊं, अब गांव की आज कोई समस्या आ गई, या किसी व्यक्ति के साथ आ गई हो, या सामूहिक समस्या आ गई हो, उसके लिए कोई भी एक व्यक्ति वो ग्राम सभा की मीटिंग के लिए एजेंडा निकाल सकता है, कोई भी व्यक्ति जी, कि भाई कल एक बैठक है। अब उस ग्राम सभा इकट्ठी होगी वहां। अब उस जो ग्राम सभा इकट्ठी होगी, आज के लिए ग्राम सभा के सदस्य, जो परमानेंट सदस्य है ग्राम सभा के, कभी डिसॉल्व नहीं होती ग्राम सभा, उसके जो सदस्य हैं वो उस दिन के लिए मुखिया बनाएंगे, सरपंच। प्रतिदिन जब भी पंचायत होगी, जब भी पंचायत ग्राम सभा की जब भी मीटिंग होगी, उसका उस दिन का मुखिया बनाएंगे। 5 उसको पंच देंगे, एक सरपंच हो गया, एक पंच हो गया, ये समाज देगा। या पंच वो भी चुन सकता है, मुखिया जब चुन दिया तो वो पंच चुन सकता है, अब वो बैठेगा। अब गांव की समस्या आएगी उसके सामने, पंचायत के सामने, ठीक है, कि ये गांव की समस्या है। अब गांव के सभी लोगों से उस पर राय मांगी जाएगी कि भाई ये कैसे इसका समाधान हो, ये सामूहिक समस्या है या मेरी पर्सनल है। अब मैं न्याय के लिए मैंने बुलाई है वो, तो मैंने अपनी बात रखी। अब उस पर पूरा गांव के जो परमानेंट सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं ग्राम सभा के, वो अपनी राय देंगे। ठीक है, वो राय को वो नोट करेंगे। ठीक है, जो पंचायत बैठ गई है वो पंचायत नोट करेगी। पंचायत नोट करके फिर वो उस पर मंथन करेंगे। मंथन करके फिर वो 6 लोग, 5 पंच और एक सरपंच वो मिल करके उस पर कोई नतीजे पे पहुंच गए। ठीक है। अब वो जब 6 के 6 सबकी सुन करके वो पहुंच जाएंगे, फिर सरपंच उसकी घोषणा करेगा। अच्छा, कि भाई इस पर अब आज ग्राम सभा, उदाहरण के लिए मानिए कि गांव में एक आज पंचायत हुई कि फला मार्ग वहां से वहां तक खराब है, खराब है, और इस मार्ग पर एक खड़ंजा, सड़क
या कुछ इस तरह की व्यवस्था की कोई जाए। संशोधन का काम करना अच्छा, है। अब वो उसमें खर्च होने वाला जो धनराशि है वो ग्राम पंचायत के पास तो है नहीं, नहीं, कोई ना तो- ग्राम सभा के पास है। तो ग्राम सभा के पास भी नहीं है। अब वो पंचायत जो है हाँ। वो निर्णय देगी कि प्रत्येक तो- परिवार को, अच्छा, प्रत्येक परिवार को इसमें सहयोग के लिए जितना खर्चा लगेगा वो आपस में डिवाइड करें। डिवाइड करे, या स्वेच्छा से कोई ज्यादा दे सकता हो हाँ। तो ज्यादा दे सकता है, इतना तो सबको देना, जी, वो निर्णय कर देगी। इतने में यदि नहीं हुआ वो फिर क्या वो कार्य पूरा नहीं हुआ, दोबारा फिर वो हो जाएगी, उसमें क्या, कहीं बाहर से थोड़े जाना है। नहीं तो वो जो धनावंटन होना है जो सरकार से आता है जिसके बलबूते है। सरकार से नहीं आना, अच्छा, सरकार से नहीं लेना, सरकार से तो केवल इतना करना है कि तुमको देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षा करनी है, हाँ, उसके लिए तुमको जो चाहिए वो हमसे मांगो, उसके लिए दे देंगे हम अपना विकास अपने आप कर लेंगे। तुमसे हम तो गांव हमारा, तुम्हें क्या पता भाई। अच्छा, कभी मेरे गांव में आया देश का प्रधानमंत्री, नहीं, योजना आयोग का जो हर जगह तो संभव नहीं है। नहीं है ना, तो उसे क्या पता मेरे गांव के विकास की क्या जरूरत है। गांव को पता है, गांव अपने आप कर लेगा, हम तुमसे मांग ही नहीं रहे। तुम्हें चाहिए तो बताओ। ये जो लूट का सिस्टम है ना, लूटना और फिर परोसना, जनता को नहीं, जिससे लूट रहे हो, जो मालिक है देश का, उसको दरअसल उद्देश्य ये है, उसको ये भरमाना है कि भाई तुम हमारी वजह से जिंदा हो, जबकि जिंदे ये हमारी जनता की वजह से हैं, जिंदे ये जनता की वजह से हैं। लेकिन इनको ऐसा संदेश देना है, मतलब ये विश्वास दिलाना है जनता को कि भाई जनता आश्रित है सरकारों पर। तो जनता सरकार मोर्चा इस संदर्भ में गांव-गांव जाके अपना अभियान चला रही है। पूरा रोड मैप तैयार है। अच्छा, केवल समझ वाले जो इसको समझें, जो इस दलदल से निकले हैं कि साहब हम तो आश्रित हैं। देवेंद्र बलहारा जी सामाजिक चिंतक, जी एक बहुत ही उम्दा किस्म के ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच अपार है। जी मैं पिछले कई साल से उन्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। राजीव दीक्षित जी के बाद यदि कोई व्यक्ति इस समाज में आया है जो जनता के मर्म को जानता है, जनता की पीड़ा को महसूस कर रहा है और सरकार के कर्मों को भी जानता है कि सरकार किस तरह जनता के साथ व्यवहार कर रही है, उसे क्या करना चाहिए था और क्या कर रही है। देवेंद्र बलहारा जी के आप सहयोगी के रूप में जी एक चर्चित चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। उभर क्या रहे हैं कि मतलब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अब काफी स्पेस मिलने लगा है कि भाई वीरेंद्र सिसोदिया 60-84 से आप आते हैं जी जी और 60-84 हमेशा जब जब देश की राजनीति डगमगाती है, व्यवस्था डगमगाती है, समाज डगमगाता है, तब ये 60-84 से कोई ना कोई एक ऐसा सच्चा सपूत, एक ऐसा जुझारू युवा दिल्ली पहुंचता है। उदाहरण के रूप में 2011 में ताजा प्रकरण, जब व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगा तब मनीष सिसोदिया पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो व्यवस्था कैसे कहाँ बिगड़ी, इस क्षेत्र का हमेशा योगदान रहा, देश के लिए, समाज के लिए जी, योगदान। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आखिर ये जो 60-84 की भूमि है इसमें इतना पोटेंशियल कहाँ से आया है? ये डीएनए में है, ये डीएनए में है जी। ये जो महाराणा प्रताप का, भामाशाह का, बप्पा रावल का जो डीएनए चला रहा है ना, तो डीएनए में ही है। 11 पीढ़ियां जिस वंश ने खपा दी, बिल्कुल। उसका डीएनए कब तक जिंदा रहेगा? अच्छा देखो, क्षत्रियों में, क्यों क्षत्रियों का काम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना, ये मतलब ये जो वो है क्षत्रियों का, ये वो रहा है। मतलब किसी का भी शोषण ना हो, दोहन ना हो,